we'll be discussing concepts of work energy and power. So वर्क एनर्जी पावर को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखो ये जो चैप्टर है इसमें सबसे पहले तो आप स्टडी करोगे व्हाट डू यू मीन बाय वर्क। तो अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स वर्क कब होगा, जब आप गिवन किसी केस में फोर्स लगाओगे और वो फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट जनरेट करेगी एंड दैट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट into the cos of angle between the two is equal to your work done। तो हमारे पास जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला आ गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू। तो फोर्स जो हो गई वो आपके पास गिवन फोर्स जो है वो और जो डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के बीच में ये जो एंगल होगा इसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा कि आपका जो वर्क है वो वर्क आपका पॉजिटिव होगा या वर्क आपका नेगेटिव होगा या वर्क आपका ज़ीरो होगा। और ये जो अभी हमने फॉर्मूला लगाया है इसमें हम क्या मान के चल रहे हैं कि जो फोर्स बॉडी पे लग रही है वो कांस्टेंट फोर्स है। हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो फोर्स बॉडी पे लग रही है वो कांस्टेंट फोर्स है। तो अगर बॉडी के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगेगी तो वर्क डन का जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा F.S। वर्क डन का फॉर्मूला ये बन गया। अब इसमें देखो आप क्या नोटिस करोगे कि आपके पास लेटे से ये एक बॉडी है और इस बॉडी का जो इंजन है उस इंजन के कारण बॉडी के ऊपर ये फोर्स लग रही है और बॉडी इस फोर्स के कारण अलोंग द इंक्लाइन जो है वो मूव कर रही है। तो आपने क्या नोटिस किया कि बॉडी ने ये डिस्प्लेसमेंट की और ये आपके इंजन के कारण बॉडी के ऊपर फोर्स लगी। तो इस केस में आप क्या नोटिस कर रहे हो कि आपका जो थीटा है वो ज़ीरो है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो इस केस में आप क्या नोटिस करोगे कि आपका जो वर्क डन है वो F.S cos ज़ीरो, तो ये जो आपका वर्क डन है ये पॉजिटिव वर्क डन आएगा। ऐसे ही आपके पास लेटेस्ट से यहाँ पर एक बॉडी है जैसे एक रॉकेट है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर मैं ड्यू टू ग्रेविटी के कारण इसके ऊपर फोर्स देखूं तो मैं अगर इस रॉकेट के ऊपर ड्यू टू योर ग्रेविटी फोर्स को ऑब्जर्व करूं तो ये रॉकेट जा कहाँ रहा है, ये जा रहा है अपवर्ड्स, ये जा रहा है ऊपर को। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो अपवर्ड्स हो रही है एंड जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स आप इस बॉडी पे लगा रहे हो वो कहाँ लगा रहे हो, डाउनवर्ड्स लगा रहे हो। तो इस केस में आप क्या नोटिस करोगे कि जो वर्क डन आएगा वो वर्क डन में जो एंगल आएगा वो आपका 180 डिग्री आ गया। तो आपके पास ये आ गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ 180 एंड कॉस 180 इज -1। तो ये जो वर्क डन है ये आपका क्या आ गया, नेगेटिव। तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब आपका ये जो आप थीटा देख रहे हो ये 0 एंड 90 के बीच में है। तो जब आपका ये जो एंगल है ये 0 90 के बीच में तो आपका वर्क डन पॉजिटिव है। आपका वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जब आपका एंगल जो है वो 90 एंड 180 के बीच में। तो जब आपका एंगल 90 एंड 180 तो ये एंगल जो है वो 90 एंड 180 के बीच में है, तो आप क्या नोटिस करोगे कि आपका जो वर्क डन है दैट विल बी नेगेटिव। सो यहाँ पर इफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्क डन इज पॉजिटिव। इफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट देन वर्क डन इज नेगेटिव। और यहाँ पे देखो लेटेस्ट से ये एक मैन है, इसने अपने सिर पे एक लोड रखा हुआ है। तो हमारे पास ये एक लोड है, इस लोड को उठा के एक मैन जो है वो अलोंग हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है और उसने लोड को जब उठाया है तो ये उसको फोर्स, उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है और उसको ये रिएक्शन मिल रहा है ड्यू टू द वेट। तो ये वेट के कारण रिएक्शन है, ये आपका वेट है। तो अगर मैं यहाँ पे इस वेट के कारण डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करूँ तो मैं यहाँ पे क्या नोटिस कर रहा हूँ कि मेरा जो एंगल है वो क्या होगा 90, और अगर एंगल 90 होगा तो cos 90 की वैल्यू क्या आएगी 0, और अगर cos 90 0 है तो आप क्या नोटिस करोगे कि आपका जो वर्क डन है ये यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। तो 0 वर्क डन कब है, 0 वर्क डन कब होगा,
जब आपका जो एंगल है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वो क्या है 90 है। या फिर आपका ज़ीरो वर्क डन कब होगा, जब बॉडी में डिस्प्लेसमेंट ही नहीं आ रही। आप फोर्स लगा रहे हो पर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट ही नहीं आ रही। आप एक दीवार को सुबह से लेकर शाम तक उस पर फोर्स लगा रहे हो पर वो दीवार आगे मूव ही नहीं हुई, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो भी आपका वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये हमारे पास वर्क के कुछ केसेस हैं। और ये जो अभी हमने फॉर्मूला लगाया कौन सा वाला, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, ये वाला फॉर्मूला आप सिर्फ तब लगा सकते हो जब आपका जो फोर्स है वो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर मैं एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूं, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है इसमें आप क्या नोटिस करोगे, इसमें आप नोटिस करोगे कि बॉडी पे सिर्फ एक फोर्स लग रही है। कौन सी फोर्स लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो बॉडी पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा होगी टुवर्ड्स द सेंटर। बॉडी की जो वेलोसिटी है या बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा अलोंग द टेंजेंट होगी। तो यहाँ पे ये जो आप एंगल देख रहे हो ये ऑलवेज 90 होगा, तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो हमेशा 90 होगा। तो जब भी आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये जो एंगल है ये हमेशा 90 होगा। तो इस केस में जो आपका वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, ज़ीरो। तो ये याद रखना है कि ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क डन इज ऑलवेज ज़ीरो। सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो वर्क डन है वो हमेशा ज़ीरो होगा। और अगर हमारा जो गिवन मोशन है वो एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो ये जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है इसके अंदर आप क्या ऑब्जर्व करते हो, इसमें आप ऑब्जर्व करते हो कि दो फोर्सेस होती हैं। एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है और दूसरी फोर्स जो होती है वो आपके पास टेंजेंशियल। अब ये जो टेंजेंशियल फोर्स होगी, इस टेंजेंशियल फोर्स में आप क्या नोटिस करोगे कि ये जो टेंजेंशियल फोर्स है या तो ये आपके गिवन वेलोसिटी के लॉन्ग लगेगी या फिर ये आपके गिवन वेलोसिटी के ऑपोजिट लगेगी, क्योंकि ये लॉन्ग द टेंजेंट लग रही है। सो अगर मैं लेट्स से यहाँ पर ये वाला पॉइंट लूँ ए, तो इस ए पॉइंट पे या तो ये वाली फोर्स लगेगी या फिर ये वाली फोर्स लगेगी। तो ये जो मैं फोर्स ऑब्जर्व कर रहा हूँ F2 या ये वाली फोर्स F2, तो ये F2 दोनों में से कोई एक डायरेक्शन में लगेगी जिसको आप टेंजेंशियल फोर्स कह रहे हो। इसके कारण क्या होगा, इस फोर्स के कारण अगर आप ये वाली फोर्स देखोगे तो ये जो फोर्स है ये आपके डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग है, इसके कारण जो आपका वर्क डन होगा वो पॉजिटिव आएगा। और ये वाली जो आप फोर्स देख रहे हो इसके कारण जो आपका वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा। और ये वाली फोर्स के कारण या तो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा या वर्क डन नेगेटिव होगा। और जब पॉजिटिव होगा तो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगी, नेगेटिव होगा तो बॉडी की वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स जो आप देख रहे हो, इस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण हमेशा आपका जो वर्क डन है वो ज़ीरो ही रहेगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स में हमेशा ही ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स आप देख रहे हो, इस सेंट्रीपिटल फोर्स के केस में हमेशा ही आप क्या नोटिस करोगे कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो परपेंडिकुलर रहेंगे। तो ये याद रखना है कि अगर कभी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसमें वर्क डन होगा, पर किसके कारण होगा, वो होगा टेंजेंशियल फोर्स के कारण। सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण हमेशा ही वर्क डन क्या है, ज़ीरो है। ऐसे ही बहुत सारे केस आएंगे जिसमें आपके पास ऐसे पेंडुलम का मोशन होगा या कोई भी एक सर्कुलर मोशन का केस होगा, क्योंकि पेंडुलम जो है उसमें भी आपकी जो बॉडी है वो भी एक आर्क में मूव कर रही है और वो जो आर्क है वो एक सर्कल का पार्ट है। इसमें आप क्या नोटिस करोगे कि जब ये बॉडी ऐसे पेंडुलम के फॉर्म में मूव कर रही है तो यहाँ पर जब आपकी बॉडी को आप कहीं पे भी नोटिस करोगे उस इंस्टेंट पे जो टेंशन होगी, वो टेंशन हमेशा लगेगी अलोंग द स्ट्रिंग। टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के अलोंग लगेगी। और जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो हमेशा होगी अलोंग द आर्क ऑफ द सर्कल। तो इस केस में आप क्या नोटिस करोगे कि बिटवीन टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट
योर एंगल विल ऑलवेज बी 90 डिग्री, आपका जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री रहेगा। तो हम क्या नोटिस करते हैं कि ड्यू टू टेंशन इन दिस पर्टिकुलर मोशन, ये जो पर्टिकुलर मोशन आप देख रहे हो इसमें टेंशन के कारण हमेशा जो आपका वर्क डन होगा वो ज़ीरो होगा। तो ये याद रखना है कि जब भी हमारे पास कोई बॉडी है वो एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, उसको सर्कुलर मोशन में मूव कराने के लिए एक स्ट्रिंग की आप हेल्प ले रहे हो, उस स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगी वो टेंशन हमेशा गिवन मोशन के परपेंडिकुलर होगी और उसके कारण टेंशन के कारण जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब अगर मेरे पास जो फोर्स है वो फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स के केस में हम क्या नोटिस करेंगे कि हमारा जो वर्क डन है वो जो होगा वो, क्योंकि हर टाइम फोर्स बदल रही है तो एफ डॉट एस के साथ रिप्रेजेंट नहीं होगा। हम पहले स्मॉल वर्क डन निकालेंगे फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम स्मॉल वर्क निकालेंगे। और ये जो वर्क होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। और यहाँ पे टोटल वर्क निकालने के लिए मैं इस रिलेशन को क्या करूँगा, इंटीग्रेट। तो जब भी आपके पास ये वेरिएबल फोर्स वाला केस है तो वेरिएबल फोर्स में जब भी आपने वर्क डन निकालना है तो इस मेथड से वर्क डन निकलेगा, दैट योर वर्क डन इज इक्वल टू द इंटेग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस। अब ये जो आप केस देख रहे हो इसमें याद रखना है कि हम जो वर्क डन है उसको हम फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। तो अगर मैं पहला ग्राफ ले रहा हूँ जिसमें मेरी फोर्स जो है वो कांस्टेंट फोर्स है और मैं ये कांस्टेंट फोर्स को वाई एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो कांस्टेंट फोर्स आप देख रहे हो इसमें आप क्या नोटिस कर रहे हो कि जब आप ये एक पर्टिकुलर पोजीशन S1 से ये दूसरी पोजीशन S2 तक गए हो तो आपकी जो चेंज इन पोजीशन है वो S2 माइनस S1 है। और इस चेंज इन पोजीशन के लिए आपने जो वर्क डन किया है, ये जो आपकी पोजीशन बदली है, इस पोजीशन के लिए जो आपने वर्क डन किया है वो क्या है, वो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो इस ग्राफ का एरिया है। तो अगर मैं ये वाला जो एरिया है, अगर मैं इस ग्राफ का एरिया निकाल लूँ, एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू योर डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, ये मुझे क्या देगा, ये मुझे वर्क डन देगा। और इस केस में आपने याद रखना है कि अगर हमारा जो गिवन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो आपका वर्क डन जो है वो पॉजिटिव आएगा। और अगर आपका फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो आपका वो जो वर्क डन है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि आपका वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसमें आपने ध्यान से देखना है कि आपकी जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है उनके बीच में क्या एंगल बन रहा है। जैसे अगर आपकी फोर्स पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, तो ये केस में जो आपका एंगल है वो ज़ीरो है। आपकी फोर्स लेट अस से नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो आपका एंगल है वो कितना बनेगा, 180। आपके पास फोर्स जो है वो पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो उस केस में जो आपका एंगल बनेगा वो अगेन 180। और यहाँ पर आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा, यहाँ पे आपका वर्क डन नेगेटिव होगा, यहाँ पे भी आपका वर्क डन नेगेटिव होगा। तो आपने ये जो ग्राफ है इस ग्राफ में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को देखना है कि कौन सी वैल्यू प्लस है कौन सी वैल्यू माइनस है। जैसे मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा जो फोर्स है वो नेगेटिव है, मेरी डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है, तो अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो फिर मेरा जो थीटा होगा वो ज़ीरो होगा। और अगर मेरा थीटा ज़ीरो होगा तो इस केस में जो हमारा वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव ये इस बात पर डिपेंड करेगा जब आप ये ग्राफ बना रहे हो तो एफ और एस में क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। और यहाँ पे देखो ये जो वैल्यूज़ हैं वो आप इस तरीके से जब नोटिस करोगे तो ये यहाँ पे जा रहे हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव है,
यहाँ पे जा रहे हो तो आपका जो फोर्स है वो नेगेटिव है, यहाँ पे आपकी जो फोर्स है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव है। सो डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बनाया है और फोर्स जो है वो आपने वर्टिकल एक्सिस पे बनाया है। और अगर मेरा जो गिवन ग्राफ है, इस गिवन ग्राफ में मेरी जो गिवन वैल्यू ऑफ फोर्स है वो लेट अस से विद डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रही है और यहाँ पे जो फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है, और आप अगेन ये जो पोजीशन है ये S1 से लेके S2 पोजीशन तक आप देखना चाहते हो कि वर्क डन कितना है, तो आपने सेम वही चीज़ करनी है। ये आपने एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है, और आप जब ये एरिया अंडर ग्राफ निकालोगे तो आपको जो गिवन रिलेशन है वो आपका वर्क डन होगा। तो चाहे वो फोर्स कांस्टेंट है चाहे वो फोर्स वेरिएबल है, दोनों केस में ये आपकी फोर्स इस केस में वेरिएबल है, और चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो कांस्टेंट हो, आप एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ निकालोगे और वो जो एरिया निकालोगे वो गिवन इनिशियल एंड फाइनल डिस्प्लेसमेंट के बीच में निकालोगे, तो वो जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में आप वो एरिया निकाल रहे हो आपको उस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन मिल जाएगा। सो ये वर्क डन निकालने का मेथड हो गया। अब हमें पता है कि जब भी वर्क होगा तो वो जो वर्क होगा उसको करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो बिना एनर्जी के आप वर्क नहीं कर सकते, और बिना एनर्जी के आप वर्क नहीं कर सकते, और वर्क करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि व्हेन यू डू वर्क आपकी एनर्जी कंज्यूम होगी, और व्हेन वर्क इज डन ऑन यू आपके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। तो यहां पे हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि व्हेन बॉडी विल डू वर्क इट्स एनर्जी विल डिक्रीज। तो जब बॉडी वर्क करेगी तो उसकी एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज। एंड व्हेन वर्क इज डन ऑन अ बॉडी, जब एक बॉडी पे वर्क होगा, व्हेन वर्क इज डन ऑन अ बॉडी एनर्जी इज स्टोर्ड इन इट, उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो जब कोई बॉडी वर्क करेगी तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, जब किसी बॉडी पे वर्क करेंगे तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो ये जो गिवन रिलेशन है ये हमारा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है, और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो वर्क डन होता है वो चेंज इन एनर्जी के इक्वल होता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। और इस केस में हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि टाइप ऑफ वर्क विल डिसाइड टाइप ऑफ एनर्जी चेंज। तो जो टाइप ऑफ वर्क होगा वो टाइप ऑफ एनर्जी चेंज डिसाइड करेगा। जैसे वर्क डन बाय नेट फोर्स या वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देगा। जैसे अगर हम यहाँ पे हमारे सिलेबस में अगर डिस्कस करें तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं, हम नोटिस कर रहे हैं कि वर्क डन बाय नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट का मतलब होता है कि जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सबको आपने ऐड कर दिया। तो वर्क डन बाय नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। तो वर्क डन बाय नेट फोर्स जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। एंड अगर मैं यहां पे निकालूं वर्क डन बाय फोर्स which only changes the position of body without acceleration, कोई ऐसा फोर्स जो बॉडी की सिर्फ पोजीशन चेंज कर रहा है विदाउट एक्सेलरेशन, देन दैट विल लीड टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी। तो वो जो चीज़ होगी वो बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो ये दो बातें आपने याद रखनी, और हमारे गिवन सिलेबस में ये दो एनर्जीज बहुत डिटेल में हैं, एक काइनेटिक एनर्जी है और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी है।
और इन दोनों का जो सम होता है, इन दोनों का जो ऐड करके सम आता है, उसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी इज व्हाट, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण आएगा, और जो पोटेंशियल एनर्जी है ये पोजीशन के चेंज के कारण आएगा। और पोजीशन का जो चेंज है वो आप किसी फील्ड में करोगे। फील्ड का मतलब आपकी बॉडी किसी एक एक्सटर्नल फोर्स के असर में है और आप उसकी पोजीशन बदल रहे हो, तो उसकी पोजीशन को बदलने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। जैसे मैं राइट नाउ ग्रेविटी के असर में हूँ, ग्रेविटी मेरे ऊपर फोर्स लगा रही है, तो अगर मैं अगेंस्ट ग्रेविटी अपनी पोजीशन बदलूंगा तो मेरे को वर्क करना पड़ेगा। और जब मैं अगेंस्ट ग्रेविटी अपनी पोजीशन बदलूंगा तो मेरे अंदर पोटेंशियल एनर्जी आएगी, उसको मैं कहूँगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेट से इस कमरे में एक चार्ज है, उस चार्ज का इस कमरे में असर है, अब उसके पास एक और चार्ज रख दिया, तो वो चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, उसको वो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। अब मैं उस गिवन फील्ड में, उस गिवन रीजन में उस चार्ज को आगे पीछे करूंगा, उसकी पोजीशन चेंज करूंगा, तो पोजीशन चेंज करने पे उसको मेरे को वर्क करना पड़ेगा। और जब मेरे को वर्क करना पड़ेगा तो वो जो वर्क होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी कब आती है, जब कोई बॉडी पहले से किसी और फोर्स के असर में है, और किसी फोर्स का जब कहीं असर होता है तो उसको हम कहते हैं फील्ड, कि ये फील्ड में एक फोर्स है। तो वो जो फील्ड हमारे सिलेबस में ग्रेविटेशनल फील्ड +1 में है, और +2 में दो फील्ड हम करेंगे, एक हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया एक चार्ज का असर, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब एक मैग्नेट का असर। तो जब भी आप किसी बॉडी को किसी एक एक्सटर्नल फोर्स के असर में आगे पीछे करोगे, सिर्फ उसकी पोजीशन बदलोगे, तो जो आपको वर्क करना पड़ेगा उसकी पोजीशन बदलने के लिए, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक और गिवन क्वांटिटी है, दैट इज पावर। एंड पावर का मतलब है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, वर्क डन ओवर टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो ये जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है जिसको हम पावर कहते हैं, इसमें हमारे पास जो पावर है, एक हमारे पास आएगा एवरेज पावर। तो जो एवरेज वैल्यू होती है वो हमेशा एक इंटरवल के लिए होती है। तो एवरेज वैल्यू इज टोटल वर्क डन ओवर टोटल टाइम। तो ये हमारे पास टोटल वर्क डन ओवर टोटल टाइम के इक्वल है। टोटल वर्क डन हमारे पास F.S ओवर डेल्टा टी, या फिर ये हमारे पास हो सकता है F.DS इंटेग्रल ओवर डेल्टा टी। दोनों में फ़र्क क्या है, ये जो है इसमें आपकी जो फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स है, और इसमें आप जो देख रहे हो इसमें आपकी जो फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है। और यहाँ पर आप जब टाइम इंटरवल ले रहे हो तो वो आपके पास टाइम T1 से T2, और ये जो डेल्टा T है ये आपका T2 माइनस T1 टाइम है दोनों केस में। तो एक गिवन टाइम इंटरवल में बॉडी का जो वर्क डन है, वो वर्क डन को आपने उस गिवन टाइम इंटरवल के साथ क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो आपको उस केस में जो पावर मिली, उस पावर को हम क्या नाम देंगे, एवरेज पावर। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है, दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर का क्या मतलब है, दैट इज इक्वल टू योर dW/dt। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब अगेन रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या है कि आप वर्क डन को टाइम के साथ डिवाइड कर रहे हो, पर आपने जब टाइम इंटरवल जो है वो लार्ज टाइम इंटरवल लिया, एक एप्रिशिएबल टाइम इंटरवल लिया, एक वेल डिफाइंड टाइम इंटरवल लिया, तो एवरेज वैल्यू मिलेगी। और जब आपका टाइम इंटरवल इतना छोटा है कि आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, वो बहुत स्मॉल इंटरवल है, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, dt। तो मेरे पास मेरा जो इंस्टेंटेनियस पावर है दैट इज dW/dt। अच्छा, अब ये जो dW है इसको हम लिख सकते हैं F.DS। हमने पीछे नोटिस किया था कि dW को हम ऐसे F.DS मतलब स्मॉल वर्क डन, F इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज ds/dt? तो ds/dt इज वेलोसिटी। तो हमारे पास ds/dt जो है वो क्या आ गया, वो आ गया वेलोसिटी। तो जो इंस्टेंटेनियस पावर है दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, और इट इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। और यहाँ पे आप ये डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो F.V। तो यहाँ पर भी आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि अगर आपका जो फोर्स है और ये जो वेलोसिटी है ये परपेंडिकुलर होंगे
तो वहाँ पे जो आपकी पावर है वो क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि आपका जो थीटा है वो 90 हो जाएगा एंड कॉस 90 जो है वो 0 होगा, क्योंकि एफ डॉट वी का मतलब हो गया फोर्स वेलोसिटी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू। यहाँ पे जो आप थीटा देख रहे हो वो फोर्स और वेलोसिटी के बीच में आपका एंगल है। और ये जो पावर आप देख रहे हो इसको हम मैकेनिकल, वी कॉल इट एज मैकेनिकल पावर। ये हमारी मैकेनिकल पावर है, क्योंकि ये मैकेनिक्स की पावर है जो वेलोसिटी के कारण आ रही है, मोशन के कारण आ रही है। तो हमारे पास ये गिवन वर्क डन का रिलेशन आ गया। अब देखो हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट है कंजर्वेटिव फोर्स। What do you mean by conservative force? A force is conservative if the work done by the force or against the force does not depend on the path, it depends on initial and final point. तो अगर मेरा जो given work done है by or against the force does not depend on path followed but depends on initial and final point, then that force is your conservative force. तो उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। सो हमारे सिलेबस में जो कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारे पास ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। एनी फोर्स विच इज ड्यू टू और विच इज गिविंग यू पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी फोर्स जो आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रही है उसको हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं लेट से ये अलग अलग केसेस लूँ, ये केस 1, ये मेरे पास ये केस 2, ये मेरे पास ये केस 3, ये मेरे पास केस 4, अगर मैं ये सारे केसेस लूँ और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरे पास ये बॉडी है, ये एक हीलियम बैलून है और मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाना चाहता हूँ और मैं इसको डिस्प्लेस करना चाहता हूँ बाय वर्टिकल हाइट h। तो अगेंस्ट ग्रेविटी जब मैं वर्क करूँगा तो मेरा वर्क डन जो आएगा वो mgh आएगा। ऐसे ही अगर मेरे पास एक व्हीकल है उसको मैं ऑन द इंक्लाइन मूव कर रहा हूँ, ये इंक्लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा हूँ एंड अगेन मैं अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रहा हूँ, अगेंस्ट ग्रेविटी। तो अगेंस्ट ग्रेविटी जो मेरा वर्क डन आ रहा है, तो ये सारे केस में मैं जो वर्क निकाल रहा हूँ, ये वर्क सारे केस में मैं अगेंस्ट ग्रेविटी निकाल रहा हूँ, ये सारे केस में अगेंस्ट ग्रेविटी मैं वर्क की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो जब मैं इन सब में अगेंस्ट ग्रेविटी निकाल रहा हूँ और मैं हर केस में वर्टिकल हाइट h से जा रहा हूँ, तो मेरा जो वर्टिकल हाइट है वो h है। जैसे मैं ये स्टेयर्स के ऊपर मूव कर रहा हूँ, तो मैं पहले क्या कर रहा था, बिल्कुल वर्टिकल ऊपर जा रहा था, फिर मैं कैसे गया, अलोंग द इंक्लाइन ऊपर गया, फिर अब मैं कैसे जा रहा हूँ, अब मैं ये स्टेप्स के ऊपर चलते चलते ऊपर जा रहा हूँ, पर वर्टिकल हाइट मेरी सेम है। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि जब भी अगेंस्ट ग्रेविटी में वर्क निकालूंगा तो मेरा वर्क का आंसर सेम आएगा। कितना आएगा, mgh, वेयर m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h क्या है, वो वर्टिकल हाइट है। पर वो वर्टिकल हाइट आप अलग अलग तरीके से अटेन कर रहे हो, एक में आप बिल्कुल वर्टिकली ऊपर जा रहे हो, एक में आप इंक्लाइन के साथ ऊपर जा रहे हो, एक में आप स्टेयर्स के साथ ऊपर जा रहे हो। और अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूँ तो इस केस में मैं लेटेस से ऊपर जा रहा हूँ और ये एक गिवन टैंक के साथ ये मैं एक इरेगुलर सरफेस, ये मेरा एक इरेगुलर सरफेस है जिसके ऊपर मैं ऐसे अप जा रहा हूँ। और जब मैं इस इरेगुलर सरफेस पे भी ऊपर जा रहा हूँ तो मैं अगेन क्या नोटिस कर रहा हूँ कि अगेंस्ट ग्रेविटी अगर मैं वर्क डन निकालूँ तो वो वर्क डन अभी भी मेरा कितना आ रहा है, mgh। तो ये सारे केसेस में जो आपकी फोर्स आप लगा रहे हो वो आप अगेंस्ट ग्रेविटी लगा रहे हो। और अगर आप अगेंस्ट ग्रेविटी फोर्स लगा रहे हो और सब में आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम है, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट कैसे, ये आपकी वर्टिकल हाइट सब में, ये वर्टिकल हाइट सब में आपकी क्या है, सेम है। अगर आपका ये h सब में सेम है तो आप क्या नोटिस करोगे कि ये h सब में सेम होने के कारण आपका जो वर्क डन आएगा वो सब में क्या आएगा, mgh। तो ये जो
फोर्सेस होती हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं? जिनका वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे। तो इसकी जो डेरिवेशन है, इसकी जो डेरिवेशन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने इसको क्लास में किया हुआ है, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आनी चाहिए। सो अगर किसी को नहीं आती तो वो पर्सनली पूछ सकता है कि सर मेरे को ये बता दो, तो वो हम अलग क्लास में आपको अलग से समझा देंगे, पर ये डेरिवेशन आनी चाहिए। अब हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमारे पास वो फोर्स है जिसके अंदर हमारा जो वर्क डन है, दैट वर्क डन विल डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड। एंड ये जब आपका वर्क डन पाथ फॉलोड पे डिपेंड करेगा, तो इस केस में आप क्या नोटिस करोगे कि आपको पूरे पाथ का वर्क निकालना पड़ेगा। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट जो है वो चाहे सेम हो, पर अगर आप रास्ता बदल दोगे तो आपका वर्क डन भी क्या करेगा? चेंज हो जाएगा। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है फ्रिक्शन या विस्कस फोर्स, या हमारे पास फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। तो फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, ये सब जो हैं ये हमारी वो फोर्सेस हैं जो नॉन कंजर्वेटिव हैं। इनके लगने पे अगर आप पाथ बदलोगे तो वर्क डन की वैल्यू भी क्या करेगी? चेंज हो जाएगी, चाहे आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है वो क्या हो? सेम हो। अब यहां पर अगर हमारे पास जो फोर्स है वो लेट अस से कंजर्वेटिव है, तो कंजर्वेटिव फोर्स में आप क्या नोटिस करोगे? कंजर्वेटिव फोर्स में आप नोटिस करोगे दैट योर लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज ट्रू। लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ट्रू है कौन से केस में? जब आपकी गिवन फोर्स वहां पे जो लग रही है वो कौन सी है? कंजर्वेटिव। इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स बॉडी पे लग रही हैं, तो फिर उस केस में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है वो ट्रू है। और वो क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। जो काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम होगा वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहता है। तो ये याद रखना है कि जब भी कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो है वो ट्रू होगा, और काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और यहाँ पे ये जो आपकी कंजर्वेटिव फोर्स होती है, अगर मैं इस कंजर्वेटिव फोर्स को F के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है दिस इज इक्वल टू माइनस du बाय dx। तो ये भी याद रखना है कि जो हमारी कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं इनकी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू माइनस du बाय dx। वेयर व्हाट इज du? du क्या है? du इज योर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जो du है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो आपका जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम du कहते हैं। तो ये हमारा जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज योर गिवन du। एंड जैसे जैसे आप आगे जाओगे, आप जैसे जैसे मूव करोगे, तो पोजीशन के चेंज होने पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज होगी, और यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो जो फोर्स है वो फोर्स आपकी कंजर्वेटिव फोर्स है। और यहाँ पे माइनस साइन क्या है? क्योंकि समटाइम्स पेपर में माइनस साइन का आया था कि माइनस का क्या मतलब? माइनस मतलब है कि जब आप इन द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स मूव करोगे, जिधर को कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है, अगर आप उस डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होगी। ये नेगेटिव का मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नेगेटिव होगा। तो इफ यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स योर पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। तो जैसे जैसे आप कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में जाओगे पोटेंशियल एनर्जी आपकी कम होती जाएगी। तो ये जो आपने गिवन रिलेशन है इसको आपने याद रखना है। और अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है गिवन केस में एक भी अलॉन्ग विद कंजर्वेटिव, मतलब कंजर्वेटिव तो है ही है पर नॉन कंजर्वेटिव भी लग रही है, तो फिर उस केस में आप क्या नोटिस करोगे? उस केस में आप नोटिस करोगे कि आपका वो जो गिवन वर्क डन होगा वहां पर वो वर्क डन जो है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स,
वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज इट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो ये कुछ बातें हैं जो आपने याद रखनी है जब भी आप वर्क डन के क्वेश्चन कर रहे हो। अब अगर मैं यहां पे देखो गिवन नेट फोर्स की बात करूं तो हमने कहा था कि नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो आपके पास होती है हाफ mv²। तो ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। अच्छा, ये जो आप काइनेटिक एनर्जी देख रहे हो दैट इज हाफ mv², ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और मोशन को जब आप पढ़ते हो तो एक लीनियर मोमेंटम हम पढ़ते हैं जो आपको बॉडी का जो लीनियर मोशन है, कितना मोशन है वो बताता है। तो ये दोनों ही मोशन के साथ रिलेटेड क्वांटिटीज हैं, पर ये स्केलर है और ये क्वांटिटी वेक्टर है। अब यहां पे आप क्या नोटिस कर रहे हो कि इन दोनों के बीच में रिलेशन है, और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसके भी न्यूमेरिकल्स आएंगे। सो हमारे पास जो गिवन मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू 2m इंटू के अंडर रूट, वेयर के जो है ये काइनेटिक एनर्जी को मैं के के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, या फिर मैं यहां पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² बाय 2m। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू p² बाय 2m। तो ये आपने याद रखना है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम का ये रिलेशन है। इस रिलेशन में मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि जो मोमेंटम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ के, और इस रिलेशन में मैं क्या नोटिस कर रहा हूं k इज प्रोपोर्शनल टू p² इफ योर m इज कांस्टेंट। अगर आप मास को कांस्टेंट रखो तो ये आपका रिलेशन आ गया। सो आपको पेपर में ग्राफ्स आएंगे, जैसे मेरे पास पेपर में ये अलग अलग ग्राफ आ गए। एक ग्राफ आ गया बिटवीन अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ऐसे ग्राफ आएगा। अब ये जो अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम का ग्राफ होगा आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन दिया होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो काइनेटिक एंड मोमेंटम का जो ये जो काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट एंड मोमेंटम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इस केस में आप क्या नोटिस कर रहे हो, इस केस में आप नोटिस कर रहे हो कि जब आप ये रिलेशन ऐसे प्लॉट करोगे तो यहाँ पर मेरे पास ये अंडर रूट ऑफ के ये वाई एक्सिस है, एंड ये अंडर रूट ऑफ के पी के प्रोपोर्शनल है क्योंकि ये एक्स एक्सिस है। तो मेरे पास ये आ गया y इज प्रोपोर्शनल टू x। तो जब y इज प्रोपोर्शनल टू x तो आपके पास y इज इक्वल टू mx जब आप लिखते हो, या y इज इक्वल टू kx आप जब लिखोगे तो ये जो k है ये आपका यहाँ पे स्लोप हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो आपका जो अंडर रूट ऑफ k है वो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, p ओवर अंडर रूट ऑफ 2m। तो मेरे पास ये जो अंडर रूट ऑफ k ये p ओवर अंडर रूट ऑफ 2m है। तो ये जो आप रिलेशन देख रहे हो इसमें जो स्लोप आएगी दैट इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2m। और आप क्या नोटिस कर रहे हो कि अगर आप स्लोप बढ़ाओगे तो मास कम होगा। तो आपको समटाइम्स एग्जामिनर क्वेश्चन दे देगा कि ये दो स्लोप्स हैं, बताओ इन दोनों में से कौन सी बॉडी लाइट है कौन सी बॉडी हैवी है। तो आप क्या नोटिस करोगे, जैसे जैसे स्लोप बढ़ाओगे मास की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ऐसे ही आपको दूसरा ग्राफ जो आएगा वो इस तरीके से आएगा। अगर मैं ये वाला केस लूं तो इस केस में आपको ग्राफ आ जाएगा p² एंड k। तो अब ये आप p² एंड k का ग्राफ प्लॉट कर रहे हो। तो अगेन अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे जो आपका p² है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k है क्योंकि नीचे ये 2m। तो ये भी ग्राफ जब आपका बनेगा तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा। पर इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है, अगर आप इस स्लोप को नोटिस करो तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि p² इज इक्वल टू 2mk। तो ये जो 2m है ये आपका यहाँ पे स्लोप हो गया, और यहाँ पे क्या है, स्लोप बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा क्योंकि स्लोप इज 2m। यहाँ पे स्लोप था रेसिप्रोकल ऑफ अंडर रूट ऑफ 2m। तो अगर आप यहाँ पे देखो मास बढ़ाओगे तो स्लोप कम होगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे मास बढ़ाओगे तो स्लोप की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज।
ऐसे ही आपको ग्राफ आ सकता है बिटवीन योर काइनेटिक एनर्जी एंड योर स्केयर ऑफ वेलोसिटी। अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी एंड स्केयर ऑफ वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, हाफ एम वी स्केयर। तो हाफ एम वी स्केयर का जो ग्राफ बनेगा वो भी ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी एंड स्केयर ऑफ वेलोसिटी। पर इस केस में जो आपका स्लोप आएगा, स्लोप वो क्या किसके इक्वल होगा, m/2, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है इसके इक्वल आपका स्लोप आएगा। तो ये कुछ बातें याद रखनी है कि जब भी आपके पास ऐसा रिलेशन आता है y इज प्रोपोर्शनल टू x, तो उसमें जब आप गिवन कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी हटा के जो भी कांस्टेंट डालोगे वो कांस्टेंट आपका क्या है, स्लोप है। एंड अकॉर्डिंग टू योर क्वांटिटीज, ये देखो ये अलग अलग क्वांटिटीज, सब में ग्राफ की शेप डिफरेंट है, सब में ग्राफ एक जैसा ही बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, लेकिन स्लोप अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, क्योंकि y और x अलग अलग है। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, इन चीज़ों पे 1-1 मार्क के क्वेश्चंस आ जाएंगे। हाँ जी, क्लियर है ये। नाउ वी हैव मोशन इन अ वर्टिकल लूप। तो अब हमारे पास आ गया मोशन इन अ वर्टिकल लूप। एंड व्हेन वी हैव अ बॉडी मूविंग इन अ वर्टिकल लूप, तो इसमें देखो हमने क्या डिस्कस किया था, आपके पास ये एक गिवन बॉडी है और लेट अस से आपने उस बॉडी को एक स्ट्रिंग के साथ टाई किया हुआ है, और ये जो बॉडी है जिसको आपने स्ट्रिंग के साथ टाई किया हुआ है, इस बॉडी के ऊपर आपने एक गिवन इसको आपने वेलोसिटी दी, और वो जो आपने इसको वेलोसिटी दी है दैट वेलोसिटी इज अलोंग हॉरिजॉन्टल, और बॉटम पे आपने ये वेलोसिटी दी ul। इस वेलोसिटी के कारण आप क्या नोटिस करोगे, ये बॉडी जो है ये अलोंग द लूप ऐसे ऊपर की तरफ मूव करेगी, और जब ये ऐसे मूव करेगी तो अगर मैं इसको नोटिस करूं एट ए गिवन इंस्टेंट, तो मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा कि इसकी जो गिवन वेलोसिटी है एट ए गिवन इंस्टेंट लेट अस से वो v है। तो ये जो बॉडी है, इस बॉडी पे ये टेंशन लग रही है, इसका जो गिवन वेट एक्ट कर रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है। इसके वेट के मैंने कंपोनेंट्स बना दिए, एक कंपोनेंट मेरे पास ये बन गया mg cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट मेरे पास ये बन गया दैट इज mg sin थीटा। अब ये जो mg cos थीटा और t है, इसके कारण आपका सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है, इसके कारण सर्कुलर मोशन हो रहा है, और ये जो mg sin थीटा है ये आपकी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। तो mg sin थीटा आपकी टेंजेंशियल फोर्स एक्ट कर रही है, और ये दोनों आपकी रेडियल फोर्सेस हैं, रेडियल मतलब जो सेंटर के लॉन्ग लग रही हैं। और इस केस में हमने क्या नोटिस किया था कि जब हम एक वर्टिकल लूप की बात करते हैं तो हमारी जो टेंशन की वैल्यू आती है वो mv स्केयर बाय, अगर ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग l है तो mv स्केयर बाय l प्लस mg cos थीटा है, वेयर थीटा क्या है, वो जो आपका गिवन स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है। तो ये आपने अब रिलेशन याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसके बेसिस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमें मिलेंगे पेपर में। तो चाहे आपका एक बॉडी पेंडुलम में है, चाहे आपकी बॉडी एक वर्टिकल लूप में है, सब में आपके पास जो टेंशन होगी वो mv स्केयर बाय l प्लस mg cos थीटा के इक्वल होगी। और इस केस में आप क्या नोटिस कर रहे हो कि जैसे जैसे बॉडी आपकी ऊपर जा रही है, एज द बॉडी इज गोइंग अप, जैसे जैसे बॉडी आपकी ऊपर जा रही है योर टेंशन विल डिक्रीज। तो एज बॉडी विल मूव अप, टेंशन इन स्ट्रिंग विल डिक्रीज। तो जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रही है टेंशन क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इस केस में आप क्या नोटिस कर रहे हो, इस केस में आप नोटिस कर रहे हो कि हम यहां पे क्या नोटिस करेंगे कि मैक्सिमम टेंशन जो है वो बॉटम पे है, लेट अस से ए पॉइंट को मैंने बॉटम कह दिया, तो एट बॉटम मैक्सिमम टेंशन है। और जब आपकी बॉडी बिल्कुल टॉप पे पहुंचेगी, तो आपकी बॉडी जब बिल्कुल ये टॉप पे है तो यहां पे आपकी जो गिवन टेंशन होगी दैट टेंशन इज मिनिमम। तो जब आप ये बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचोगे, इस हाईएस्ट पॉइंट को अगर हम बी कह दें, तो यहाँ पे जो हमारी टेंशन है वो मिनिमम होगी। तो एट हाईएस्ट पॉइंट तो हम क्या नोटिस करेंगे, हमारी जो टेंशन है वो मिनिमम है। तो जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रही है टेंशन क्या कर रही है, कम हो रही है। और यहाँ पर आप क्या नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि ये जो बॉटम पे मिनिमम वेलोसिटी आपको चाहिए टू कंप्लीट वन वर्टिकल लूप दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5gl।
या बॉटम पे अगर मैं देखूं तो √5gl, एंड टॉप पे जो आपकी वेलोसिटी होगी दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √gl। तो ये हमारे पास गिवन वैल्यूज़ है। और यहाँ पर हम क्या नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पर हम नोटिस कर रहे हैं कि ये जब बॉडी ऊपर जा रही है तो ये जो मैक्सिमम टेंशन एंड मिनिमम टेंशन का जो डिफरेंस है ये 6 टाइम्स द वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल है। और यहां पर एक और चीज याद रखनी है कि इफ बॉटम वेलोसिटी इज बिटवीन 0 मीन्स इट इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन योर 2m, इट इज लेस देन √2gl। तो अगर हमारे पास ये गिवन केस है तो इस गिवन केस में हमने ये चीज़ नोटिस की है कि आपका जो गिवन मोशन होगा वो एक पेंडुलम मोशन होगा। जो बॉडी है एक पेंडुलम की तरह क्या करेगी, मूव करेगी, और पेंडुलम की तरह मूव करेगी और रिलेशंस अभी भी आपके यही वाले लगेंगे। बस सिर्फ आपका जो गिवन बॉडी है वो ये जो सी पॉइंट है इसके बियॉन्ड नहीं जा पाएगी, इस सी के अंदर अंदर ही आपका ये मोशन जो है वो आपका मोशन आप ऑब्जर्व करोगे। तो ये हमारे पास मोशन इन अ वर्टिकल लूप का केस है और इसकी भी जो डेरिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी भी जो डेरिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले जो हमने मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये वाली जो डेरिवेशन है ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो डेरिवेशन है स्टेट एंड प्रूव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर लास्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज योर कोलिजन। कोलिजन में क्या है, आपके पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी 1 है, एक बॉडी 2 है। अब आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये जो 1 है ये u1 के साथ मूव कर रही है और ये 2 की तरफ आ रही है, और आके इसने 2 को हिट किया, लेटे से 2 भी मूव कर रहा है, और जब आके इसने 2 को हिट किया तो इनके बीच में क्या होगी, कोलिजन होगी। और जब इनके बीच में आप नोटिस करोगे कि कोलिजन हुई या ऐसे दोनों एक दूसरे को टकराए, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो 1 है वो 2 को आगे पुश करेगा, इससे इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, और ये जो 2 है वो 1 को रोकेगा, उसको कहेगा भी रुक जा, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि डिक्रीज होगी। तो ये कोलिजन के बाद आप क्या नोटिस करोगे कि ये दोनों बॉडीज अलग अलग मूव करेंगी, और अब पीछे वाली बॉडी स्लो होगी, आगे वाली बॉडी फास्ट होगी। तो ये मेरे पास बॉडी 1 एंड ये बॉडी 2, और इनके अंदर जब भी कोलिजन होगा तो आप क्या नोटिस करोगे कि पीछे वाली बॉडी स्लो हो जाएगी, आगे वाली बॉडी फास्ट हो जाएगी, और ये हमारे पास कोलिजन का केस आ गया। अब ये जो कोलिजन आप देख रहे हो, इसमें ये जो कोलिजन है ये आपके पास हेड ऑन कोलिजन भी होगा, या ये आपके पास ग्लांसिंग कोलिजन भी होगा। तो इट कैन बी हेड ऑन कोलिजन, इट कैन बी ग्लांसिंग कोलिजन, या ये हेड ऑन कोलिजन होगा, या ये जो है ये आपके पास ग्लांसिंग कोलिजन होगा। हेड ऑन में आप क्या नोटिस कर रहे हो, हेड ऑन में आप नोटिस कर रहे हो कि आपकी ये जो बॉडी है, जो इंसिडेंट पार्टिकल है जो आके टकराएगा उसको इंसिडेंट कहेंगे। ये जब जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है, और जो ये टारगेट जिसको हिट करना है, वो जो टारगेट उसका जो सेंटर है ये बिल्कुल एक ही लाइन में है, तो फिर ये जो आपका कोलिजन है, इस कोलिजन को हम क्या नाम देंगे, हेड ऑन। और ग्लांसिंग में आप क्या नोटिस करते हो, ग्लांसिंग में आप नोटिस करते हो कि ये जो आपकी बॉडी है, ये जो 1 बॉडी है, इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी डायरेक्शन, और ये जो आप 2 बॉडी देख रहे हो, इसका जो सेंटर है, 2 बॉडी का सेंटर, 2 कौन है, टारगेट, 1 कौन है, जिसने आके हिट करना है। तो इन दोनों के बीच में आप क्या नोटिस करोगे, इन दोनों के बीच में आप नोटिस करोगे कि
एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, इंपैक्ट पैरामीटर, इसको हम इंपैक्ट पैरामीटर कहेंगे। और जब ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा तो वो जो कोलिजन होगी उस कोलिजन को हम कहेंगे ग्लांसिंग। ग्लांसिंग में क्या होता है, बॉडी जो है वो 2D मूव करती है, टकराने के बाद एक बॉडी ऊपर चल जाएगी एट सम एंगल, दूसरी एट सम एंगल नीचे चल जाएगी, तो इसमें 2D मोशन आ जाएगा। हेड ऑन में क्या होता है, 1D मोशन रहता है, टकराने के बाद बॉडीज अभी भी एक ही स्ट्रेट लाइन में क्या करती हैं, मूव करती हैं। और यहां पे हमारे पास एक फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आप देखते हो, इसकी जो गिवन वैल्यू है ये क्या है, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये बॉडी की टकराने के बाद जो रिलेटिव वेलोसिटी आई, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ओवर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, टकराने से पहले जो उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी थी। तो ये जो आप गिवन रेशियो देख रहे हो इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और ये जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है इसके बेसिस पे टाइप्स ऑफ कोलिजन डिसाइड होती हैं। अगर मेरा ये E1 है तो हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड का मतलब कि टकराने से पहले, ये टकराने से पहले पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, टकराने के बाद पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। और इस टाइप ऑफ कोलिजन को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। तो जब भी इलास्टिक कोलिजन का वर्ड आए तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, इसका मतलब E जो है वो 1 के क्या है, इक्वल है। और जब मेरे पास ये जो E है ये लेस देन 1 है तो क्या होगा, हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है टकराने पे थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों कम होगी, क्योंकि साउंड आएगी, साउंड एनर्जी आएगी, या टकराने पे हीट एनर्जी आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस केस में हम क्या नोटिस करेंगे, ये जो कोलिजन होगी ये हमारी इन इलास्टिक कोलिजन हो जाएगी। तो ये जो इन इलास्टिक कोलिजन होती है इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ओवरऑल कम हो जाती है, टकराने पे काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। फिर हमारे पास जो E है वो अगर 0 के इक्वल आ गया तो ये हमारी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब है कि दो बॉडीज जो हैं दे विल स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन वो बॉडी एक दूसरे का चिपक जाएंगी और एक बॉडी बन के आगे मूव करेंगी, तो चिपक के एक बॉडी बन के आगे मूव करेंगे। और फिर हमारे पास लास्ट है कि E जो है वो ग्रेटर देन 1 है, और अगर E ग्रेटर देन 1 है तो वो है सुपर इलास्टिक कोलिजन। सुपर इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कि आपकी बॉडीज टकराने के बाद क्या कर गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, कोई इंटरनल एनर्जी, कोई अंदर एनर्जी स्टोर्ड थी वो किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो ये हमारे पास अलग अलग कोलिजन के टाइप्स हैं। और कोई भी कोलिजन हो, इन ऑल कोलिजन्स, कोई भी कोलिजन हो, इन ऑल कोलिजन्स व्हाट वी ऑब्जर्व इज दैट लीनियर मोमेंटम will always remain conserved। लीनियर मोमेंटम जो है वो हमेशा will always remain conserved। तो लीनियर मोमेंटम हमेशा ही जब आप नोटिस करोगे तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। लीनियर मोमेंटम हमेशा ही कंजर्व्ड रहेगा, किसमें, किसी भी कोलिजन में, चाहे कोई भी टाइप ऑफ कोलिजन हो, टकराने पे जो आपका मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा। सो यहां पे हमारे पास जो पहली चीज आ जाएगी वो आ जाएगी हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। और ये जो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है इसकी भी जो डेरिवेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी भी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आप क्या नोटिस करोगे कि टकराने पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंजर्व्ड होगी और आपका लीनियर मोमेंटम जो है वो भी क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। लीनियर मोमेंटम में तो कंजर्व्ड रहना ही रहना है, काइनेटिक एनर्जी भी आपकी कंजर्व्ड होगी। तो इसमें आप क्या नोटिस करोगे, आपके पास ये बॉडी है, ये मास m1 है, ये u1 वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है। या आपके पास दूसरी बॉडी है, इसका मास m2 है,
ये आपका u2 वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है, और ये जो u1 है वो u2 से बड़ा है, तो पीछे वाली बॉडी आगे वाली बॉडी को जाके क्या करेगी, टकरा जाएगी। टकराने पे क्या होगा, आगे वाली बॉडी फास्ट हो जाएगी, पीछे वाली बॉडी स्लो हो जाएगी। तो टकराने के बाद ये जो वेलोसिटी है इनकी बदल जाएंगी, और ये अब अलग अलग वेलोसिटीज़ के साथ क्या करेंगी, ट्रेवल करेंगी। पेपर में हमें क्या दिया होगा, हमें m1 दिया होगा, m2 दिया होगा, u1 दिया होगा, और हमें u2 दिया होगा। ये सब हमें दिए होंगे, ये इनिशियल वैल्यूज़ हैं। निकालना क्या होगा, निकालना होगा कि फाइनल वेलोसिटीज़, टकराने के बाद फाइनल वेलोसिटीज़ क्या हैं, ये निकालनी है। और क्योंकि हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है, तो पहली इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, कंजर्व्ड है। तो एक ये इक्वेशन बनेगी। दूसरी इक्वेशन हमारी जो बनेगी वो है लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम यूज़ करेंगे, और यूज़ करके हम इस v1 v2 की वैल्यू निकालेंगे जो हमने पहले निकाली हुई है। बस इनको सॉल्व करना है और v1 v2 निकालना है। जब हम ये v1 v2 निकालेंगे तो हम क्या नोटिस करेंगे कि ये जो v1 आएगा, अब इसकी वैल्यूज़ को याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन आने हैं। डिफरेंस इन मास ओवर सम ऑफ मास इनटू u1 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 u2 ओवर m1 प्लस m2। ऐसे ही अगर मैं फाइनल टारगेट की फाइनल वेलोसिटी देखूं तो डिफरेंस इन मास में बस अब ये 2 पहले लिखा हो तो m2 माइनस m1 ओवर m2 प्लस m1 इंटू u2 प्लस ट्वाइस ऑफ m1 u1 ओवर m2 प्लस m1। तो ये कुछ आपने रिलेशंस, ये रिलेशंस की वैल्यू आपने याद रखनी, यू हैव टू रिमेंबर देम, ताकि न्यूमेरिकल्स में आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। और यहाँ पे आपको पेपर में स्पेशल केस आ जाएगा, और वो स्पेशल केस ये आएगा कि इफ़ m1 और m2 इक्वल है तो फिर आप क्या नोटिस करोगे कि टकराने के बाद जो v1 है वो u2 हो जाएगा, और जो v2 है वो u1 हो जाएगा। तो अगर आपकी बॉडीज़ हेड ऑन कोलाइड करती हैं तो हेड ऑन कोलिजन पे क्या होगा कि टकराने के बाद बॉडीज़ की वेलोसिटीज़ क्या करेंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। पीछे वाली बॉडी की वेलोसिटी आगे वाली हो जाएगी, आगे वाली बॉडी की वेलोसिटी पीछे वाली हो जाएगी। और इसके अंदर आपने जो बाकी टाइप ऑफ कोलिजन्स हैं, जो आपका इलास्टिक कोलिजन के अलावा ग्लांसिंग कोलिजन, और जो आपकी गिवन कोलिजन है दैट इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन, इनके आपने केसेस याद रखने हैं, इनके आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। सो ये सब रिलेशंस याद रखने। हाँ जी, ठीक है जी।